नमस्कार, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर बिहार की कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। हम बिहार के इतिहास के बारे में जान रहे हैं और आज हम सुनेंगे मिथिला की कहानी। मिथिला की कहानी शुरू करें उससे पहले हम दो महत्वपूर्ण बात करते हैं। पहली बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने को बोलें। दूसरी बात कि कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और उनके कन्वीनियंस के लिए आज से हम इस वीडियो में कुछ इंग्लिश शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम मिथिला की कहानी। मिथिला की कहानी हम तीन पर्सपेक्टिव में समझेंगे। पहला पर्सपेक्टिव होगा हमारा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा होगा हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और तीसरा होगा सोशल पर्सपेक्टिव। मिथिला को विदेह राज भी कहते हैं या त्रिभुक्ति भी कहते हैं। मिथिला का डोमिनेंस लगभग 1100 से लेके 500 BCE मतलब ईसा पूर्व तक रहा। इसको हिंदी में द्वापर युग, त्रेता युग या आप इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं। वहाँ के राजाओं को कॉमनली जनक कहा जाता था। तो बहुत फेमस राजा हुए वहाँ पे, एक महर्षि जनक जो माता सीता के पिता थे, दूसरे जनक नीमी कहें या नामी कहें, स्पेलिंग होगा इसका NIMI या फिर NAMI। अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग नाम से लिखी हुई है तो इसलिए दोनों नाम से ये प्रचलित है। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो दो उपनिषद ऐसे हैं, बृहदारण्यक और ब्राह्मण उपनिषद ने राजाओं को महान दार्शनिक यानी कि ग्रेट फिलोसोफर, वैदिक संस्कृति और दर्शन के संरक्षक तथा ऋषि सत्संगी बताया है, जबकि हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज्म के टेक्स्ट जो हैं वहाँ के राजाओं को ग्रेट रिनंसिएटर यानी कि त्याग की परंपरा को पालन करने वाला बताया है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जनक नीमी जो हैं वो जैनिज्म के 21वें तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं। अगर हम मिथिला के लोकेशन की बात करें तो मिथिला नॉर्थ बिहार और बिहार से सटे नेपाल के बॉर्डर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला था। नॉर्थ बिहार की अगर हम बात करें तो तिरहुट, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और भागलपुर के इलाकों में, और नेपाल में अगर हम बात करें तो झापा से लेकर परसा तक मिथिला फैला हुआ है। अब हम विदेह राज की राजधानी के बारे में बात करते हैं। अलग अलग लेखकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि जनकपुर जो आज के टाइम में नेपाल में है वो मिथिला की राजधानी थी, या कुछ लोग का ये भी मानना है कि बलि राजगढ़ जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो मिथिला की राजधानी हुआ करती थी। ये तो बात हुई एंशिएंट इंडिया की। मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडिया में जब हम आते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 11वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक, तो जो डोमिनेंस होता है मिथिला का वो डोमिनेंस कम हो चुका है और अब जो है छोटे मोटे राजा, छोटे मोटे वंश मिथिला पे अलग अलग जगह शासन कर रहे हैं। प्रमुख 3 वंश हैं जो मिथिला पे शासन कर रहे थे उस टाइम में। वो थे कर्नाट वंश जिसमें परमार राजपूत मेनली डोमिनेंट थे और वो शासन कर रहे थे। दूसरे थे ओइनवार डायनेस्टी और दरभंगा राज, बेसिकली मैथिली ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे और वो यहाँ के शासक थे। आज के समय में दरभंगा मुख्य केंद्र है मिथिला का, जबकि मधुबनी अपने मधुबनी आर्ट के लिए बहुत फेमस है और सीतामढ़ी जाना जाता है सीता जी के जन्म होने के कारण धार्मिक स्थल के रूप में। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव पे आते हैं जो कि हमारा है सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव जब हम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो मिथिला में लोग आए वो लोग इंडो आर्यन थे, यानी आर्यंस जब इंडियन यहाँ आए तो इंडियन जो नेटिव पॉपुलेशन थी उसके साथ मिलके इंडो आर्यन ग्रुप बना था वो, और वो इंडो आर्यंस ने ही विदेह राज का स्थापना किया था। दिगंबर पुराण से अगर हम टेक्स्ट बात करें तो दिगंबर पुराण ये कहती है कि भगवान महावीर का जन्म भी विदेह राज में ही हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कुंदपुर इलाके में हुआ था।
और वो उस समय विदेह राज में ही मिथिला के स्थापना से लेकर अभी तक लगभग इसको मैथिली ब्राह्मण्स ने डोमिनेट किया है। मैथिली ब्राह्मण्स पंचगौर ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। पंचगौर ब्राह्मण कम्युनिटी को पंजी भी कहा जाता है और इनमें बहुत अनोखी बात होती है कि ये अपने लास्ट 24 जनरेशन तक का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो मिथिला की भाषा बहुत मीठी भाषा मैथिली है। मैथिली का अपना एक हुआ करता था जिसको मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट बोलते हैं या तिरहुट बोलते हैं। इसका अगर साक्ष्य आपको देखना हो तो आप दरभंगा जाइए। दरभंगा में एक मंदिर है तिलकेश्वर स्थान, उस पर मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट में बहुत सारे शब्द अंकित किए गए हैं जो दर्शाते हैं आर्कियोलॉजिकली ये बहुत पुराने हैं। इसीलिए इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है। और मिथिलाक्षर स्क्रिप्ट को या तिरहुट को मदर ऑफ बंगाली एंड नेपाली स्क्रिप्ट कहा जाता है। दूसरी बात करें मैथिली के बारे में तो मैथिली हमारे संविधान के उन 22 भाषाओं में आता है जो शेड्यूल 8 में रखे गए हैं और वहीं नेपाल का सेकेंड नेशनल लैंग्वेज है। बाद में चलकर मिथिला के लोगों ने मैथिली के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का चयन किया और धीरे धीरे मिथिलाक्षर जो है वो कहीं किताबों में सिमट कर रह गया। मिथिला की संस्कृति की अगर हम बात करें तो विश्व के महान संस्कृतियों में से एक संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही निर्मल स्वभाव के होते हैं, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं और रंग बिरंगे परिधानों में रहना पसंद करते हैं। रंग इनके ज़िंदगी में ऐसा घुला है कि इनके घर के दीवार मधुबनी आर्ट से पेंटिंग आपको दिख जाएंगे। जिस बर्तनों में या जिस बेड़ियों में ये अनाज रखते हैं वो भी रंगीन हो। जबकि अतिथि सत्कार के मामले में मैथिली लोगों से कोई नहीं जीत सकता। अतिथि सत्कार अगर किसी को सीखना हो या देखना हो तो वो मिथिला जाए। मोस्टली यहाँ के लोग जो हैं वो रिलीजियस होते हैं और रिलीजियस होने के कारण सुखी, भक्तिमय और पवित्र विरासत को आगे बढ़ाते हैं। अब हम तीसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मिथिला के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें 2 फेज हैं। एक है एंशिएंट इंडिया में और दूसरा है मेडिवल इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में आपको जैसे पता है कि मिथिला बहुत डोमिनेंट था, पॉलिटिकली डोमिनेंट था। और जब पॉलिटिकली कोई राज्य बहुत डोमिनेंट होता है इसका मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इसको मिली कैसे? वो ऐसे कि मिथिला जहाँ पे जोग्राफिकली सिचुएटेड है वो एरिया बहुत सारे नदियों से घिरा हुआ है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नदी होने के कारण इसमें खेती बहुत आसान हो गई है। लोग बहुत अच्छे से खेती कर लेते हैं, पशुपालन कर सकते थे। इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी थी और इकोनॉमी अच्छी की होने के कारण ये पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप में पूरे एंशिएंट इंडिया में डोमिनेंट रहा। लेकिन जब हम मिडिवल इंडिया में आते हैं तो बहुत सारे बाहर के आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किया और इकोनॉमी को हार्म पहुँचाया। यहाँ के जो पुराने सिस्टम थे उसमें इंटरफेयर किया और इसके कारण यहाँ की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे करके गड़बड़ाने लगी और मिथिला जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस अपना खो दिया। ये तो रही मिथिला की कहानी। कभी आइए मिथिला, बिहार घूमने आइए तो मिथिला ज़रूर आइए। अब हम शुरू करेंगे बिहार के दूसरे भाग्य में जिसको बोलते हैं मगध। मगध की कहानी, वही मगध जिसकी सीमाएं बढ़कर अखंड भारत होगी। अगले वीडियो में हम इस मगध की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए